Hey guys, this is Abhishek Singh, your chemistry mentor, and I welcome you all on the YouTube platform of Plutonium Academy. As you all know, Plutonium Academy is a coaching institution located in Azamgarh district of Uttar Pradesh, which trains students for JEE and NEET examination. बच्चों, आज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग चैप्टर जैसे कि आप देख सकते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ग्राफ्स। ये ऐसा टॉपिक है जो हर इन मेंशन्ड चैप्टर्स में रिक्वायर्ड होता है। तो ग्राफ की अगर अपने को एक साउंड नॉलेज है तो हमें इन चैप्टर्स में ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, ग्राफ को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यानी जेई बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं, वो चूंकि मैथमेटिक्स में ऑलरेडी फंक्शंस और ग्राफ्स पढ़ते हैं, इसलिए उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट नीट बैकग्राउंड के बच्चों को ग्राफ के पोर्शन में काफी दिक्कत आती है, एंड दिस थिंग आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड इन माय ऑफलाइन नीट क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के साथ में पढ़ने जा रहा हूं ग्राफ के बारे में। आज हम लोग अलग अलग तरह के ग्राफ पढ़ेंगे, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनता है, कर्व ग्राफ कब बनता है, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कब है, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कब है। ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम लोग एनालाइज करेंगे। मैं उसको समराइज करके शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए दो चीजें सबसे पहले रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो ग्राफ की इक्वेशन, क्या बोला मैंने, ग्राफ की इक्वेशन। और दूसरी, इक्वेशन से मेरा मतलब होता है फंक्शन का। अब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, तो उतना मैथमेटिकल नहीं होके बोलूंगा, आम भाषा में मैं बोल रहा हूं। तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ग्राफ की इक्वेशन मतलब फंक्शन पता होना चाहिए, और दूसरा उसके स्लोप का इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अब तीन चीजें हो सकती हैं। कोई भी, अगर मैं ग्राफ की बात करूं या उसके स्लोप की बात करूं, तो वहां पर तीन केसेस पॉसिबल हैं। या तो कांस्टेंट हो, या इंक्रीजिंग हो, या डिक्रीजिंग हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया, तो आप क्या कहेंगे कि चाहे मैं एक्स एक्सिस पर आगे जाऊं चाहे पीछे आऊं, वाई एक्सिस में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। इट मींस वाई एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट ग्राफ का केस हो गया। अब अगला ग्राफ अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो बताओ, जैसे जैसे बेटा हम एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू भी बढ़ रही है। एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ का केस है। सिमिलरली, अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ प्लॉट करता हूं, तब आप इसको क्या कहोगे कि सर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू लगातार देखो नीचे आ रही है, घट रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ग्राफ का केस है। आज के पूरे लेक्चर में इंक्रीजिंग को मैं अपवर्ड एरो से डिनोट करूंगा और डिक्रीजिंग को डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आई होप मैं अपवर्ड एरो जब भी बनाऊं आप समझ जाओ कि ये इंक्रीजिंग बोलना चाह रहे हैं सर, और डाउनवर्ड एरो मींस डिक्रीजिंग बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, कांस्टेंट ग्राफ का केस है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ का केस है, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ का केस है। एक चीज कॉमन है इन सभी ग्राफ्स में कि सभी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम जो भी ग्राफ बनाएं वो स्ट्रेट लाइन हो। कई बार ग्राफ हमें कर्व भी मिलते हैं। जैसे ग्राफ हमें ऐसा भी मिल सकता है, ग्राफ हमें ऐसा भी मिल सकता है, ग्राफ हमें ऐसा भी मिल सकता है, ग्राफ हमें ऐसा भी मिल सकता है। और नॉर्मल जो हमने बचपन में पढ़े थे 9th-10th में, वो इस तरह के ग्राफ पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन वाले। तो अब 11th-12th में हम देखते हैं, जब फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो, खासकर से गैसियस स्टेट, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो गैसियस स्टेट में, चाहे चार्ल्स लॉ हो, अवोगाड्रोस लॉ हो, गेल-लुसाक्स लॉ हो, उनमें हम देखते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व ग्राफ्स भी मिलते हैं।
तो इन चीजों को आज हम समझेंगे कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे हम खुद समझेंगे और कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे इन ग्राफ्स को, क्या क्या उसके नियम होते हैं। बहुत छोटी सी बात होती है, जैसे कि मैंने बताया, बस दो चीजें पता होनी चाहिए, ग्राफ की इक्वेशन और उसके स्लोप की इक्वेशन। आपको ग्राफ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक सिंपल सा लॉजिक समझना, अगर y और x में कोई भी ग्राफ है, y और x में कोई भी ग्राफ है, तो बेटा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सपोज जिस समय x यहां पर है, उस समय कोई आपसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपसे कोई ग्राफ का स्लोप पूछता है, तो बताओ हम क्या करते हैं। एक्स एक्सिस के साथ यहां पर एंगल थीटा मेजर करते हैं और बोलते हैं कि स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक बड़े इंटरवल को लेते हैं, मान लिया ये हमने x1 ले लिया और ये x2 ले लिया, x1 और x2, तो एक x के करस्पॉन्डिंग x1 पे जो y की वैल्यू आ रही है उसको हमने क्या बोल दिया, y1, और x2 पे जो वैल्यू आ रही है उसको हमने क्या बोल दिया, y2। तो बेटा ये जो है, ये डिफरेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको किसी दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते, डेल्टा x, और इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, डेल्टा y। जहां पर डेल्टा x क्या है, डेल्टा x बेटा ये वाला डिस्टेंस है, तो डेल्टा x कैसे आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और डेल्टा y कैसे आएगा, y2 माइनस y1, y पूरे y2 में से आप y1 को घटा दो तो डेल्टा y आपको मिल जाएगा, यानी डेल्टा y इज y2 माइनस y1। अब एक बात बताइए, आपको ये थीटा ही तो निकालना है स्लोप के लिए, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, इस इंटरवल को हम बहुत छोटा करते जाएं, बहुत छोटा करते जाएं, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दें तो dx हो गया, तो डेल्टा वाई भी छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल dy। यानी आप बहुत छोटे से इंटरवल में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं कह लूं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल, या कह सकते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जब आप स्लोप निकालना चाहते हो तो tan थीटा उस समय डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बदले क्या हो जाता है, dy बाई dx। ये मोटी मोटी बात है, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व करेंगे। मोटी मोटी बात हम लोगों को क्या समझनी है, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मेनली टारगेटेड है टू दी नीट स्टूडेंट्स। तो हमने ग्राफ देख लिया, y और x ग्राफ का स्लोप, आज से याद रखना, y x ग्राफ का स्लोप कोई भी पूछे तो y और x के बीच में ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप को मैं s से लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। मान लो z और t के बीच का ग्राफ है, कोई z है और ये t एक्सिस है, इसके बीच का ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप s इज इक्वल टू dz बाई dt। ठीक है, मान लो प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का ग्राफ है, लेट्स से ऐसा ग्राफ है, तो इस पॉइंट पे कोई अगर स्लोप पूछता है तो स्लोप क्या होगा, dp बाय dv, dp बाय dv। मान लो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का बच्चों ग्राफ है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, ये प्रेशर एक्सिस, ये टेम्परेचर एक्सिस, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, dp बाय dt। उसी तरह डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, कोई डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप s इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी।
अब तुम लोग कहोगे सर ये दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो क्या, डी डी लिख दिया आपने। नहीं बेटा, डिफरेंशियल ऑफ डेंसिटी, ये डी जो है ये डेंसिटी वाला डी है, और बाई dt। उसी तरह मान लिया जेड वाई ग्राफ का स्लोप है, जेड वाई के बीच में ग्राफ है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं भी स्लोप पूछ रहे हैं, तो स्लोप एस इज इक्वल टू dz बाय dy, dz बाय dy, यानी डिफरेंशियल ऑफ वर्टिकल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होता है अपना स्लोप। ठीक है, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नीट का भी कोई बच्चा होगा तो बड़ी आसानी से इसका मतलब समझ सकता है। तो सपोज मैं कुछ फंक्शंस लेता हूं और उनके बस स्लोप आपसे पूछता हूं, तो स्लोप के लिए इतना तो पता है ना कि डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना आसान है। मान लो z is a function of x such that z is equal to x cube plus x square, ठीक है ना। या z क्यों लेते हैं, हम इसको y ही ले लेना, y और x के बीच का ग्राफ है y is equal to x plus 2। बताइए बेटा ये ग्राफ है, तो ग्राफ की इक्वेशन आपको पता चल गई, y बराबर x प्लस 2। तो y और x के बीच का ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा dy बाई dx, dy बाई dx। तो बेटा y बराबर x बाई 2 है, डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, x प्लस 2 का करना है। बोलो बेटा dx बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी y बराबर x प्लस 2, जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, 1 है, कांस्टेंट है स्लोप, वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी स्लोप आ गया इस ग्राफ का 2x प्लस 2। अब बताओ ऊपर वाले में क्या देखा हमने, ऊपर वाले में देखा स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आई, कांस्टेंट आई मतलब वो x पे डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि नीचे वाले ग्राफ में स्लोप क्या आया 2x प्लस 2, यानी ये वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। मैं x चेंज करूंगा, x1 पुट करूंगा तो स्लोप कुछ और आएगा, x की वैल्यू 2 डालूंगा तो स्लोप कुछ और आएगा, x की वैल्यू 3 डालूंगा तो स्लोप कुछ और आएगा। मतलब ये वेरिएबल स्लोप है और ये कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और वेरिएबल स्लोप में हमेशा कर्वेचर वाला ग्राफ बनता है या कर्व्ड ग्राफ बनता है। ये बात आज से आपको ध्यान रखनी है। मेरे कहने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, या तो इंक्रीजिंग और या तो डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आप मेरा मतलब आसानी से समझ सकते हो कि भाई आगे जाने पर x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो ये कैसा ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर आगे जाने पर x बढ़ा करने पर y घट रहा है, y नीचे आ रहा है, यानी ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, उसी तरह ये कांस्टेंट के लिए हो गया, कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और वेरिएबल स्लोप का ग्राफ क्या होता है, कर्व्ड ग्राफ होता है। अब कर्व कई तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कर्व ऐसा हो सकता है, कर्व ऐसा हो सकता है, या कर्व ऐसा भी हो सकता है। अब किस केस में कैसा ग्राफ बनेगा ये हमें सीखना है। तो देखो मैं ग्राफ को बताऊंगा टोटल 7 पार्ट्स में, कि दुनिया में जो भी ग्राफ हैं, जितनी हमें केमिस्ट्री में आवश्यकता है उतना मैं बता रहा हूं। हालांकि इससे तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स का भी काम काफी हद तक समझ में आ जाएगी चीजें, फिजिक्स और मैथ्स में भी ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। मैं पढ़ा तो रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, बट फिजिक्स में भी हेल्पफुल होगा नीट के बच्चों के लिए। सिंपल, मैं 7 टाइप्स में ग्राफ को डिवाइड कर रहा हूं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूं, 7 टाइप्स। 7 टाइप्स में ग्राफ को डिवाइड कर रहा हूं, केमिस्ट्री में इससे बाहर
दिक्कत नहीं आती है, इतना तुम्हें आता है तो काम कर लोगे बेटा। अब 7 टाइप्स में एक ग्राफ को हो गया, उसको अलग बताते हैं। एक ग्राफ को हो गया कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। कैसा ग्राफ हो गया ये? कांस्टेंट ग्राफ, कि आगे जा रहे हो आप, एक्स में आगे जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स बोल रहा हूं बार बार, और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आप एक्स को बड़ा कर रहे हो या घटा रहे हो, आगे जाओ या पीछे आओ, वाई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वाई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट ग्राफ का केस हो गया। तो ग्राफ या तो कांस्टेंट रहेगा, या बढ़ेगा, या घटेगा। ग्राफ या तो कांस्टेंट रहेगा, या बढ़ेगा, या घटेगा। तो कांस्टेंट ग्राफ का एक केस हो गया, ये पहला केस। अब घटने और बढ़ने वाला केस देख लेते हैं। बढ़ने के भी तीन रास्ते, बढ़ने के भी कितने रास्ते बच्चों? तीन रास्ते। और घटने के भी तीन रास्ते, घटने के भी तीन रास्ते। अब पूछो कौन कौन से रास्ते हैं, देखते हैं। ग्राफ को बढ़ाने के तीन रास्ते होते हैं, और ग्राफ को घटाने के भी तीन रास्ते। कांस्टेंट तो ऐसे हो गया, और बढ़ाने के और घटाने के देखो, बढ़ाने के दो, तीन, चार, पांच, छ और सात। मैंने टोटल 7 पार्ट्स में ग्राफ को डिवाइड कर दिया है। आप कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ को बढ़ा दो, कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ को घटा दो। आप इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को बढ़ा दो, आप इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को घटा दो। आप डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को बढ़ा दो, आप डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को घटा दो। थोड़ा ध्यान से देखो, ग्राफ को बढ़ाने के तीन रास्ते, कांस्टेंट स्लोप से, बढ़ते हुए स्लोप से, और घटते हुए स्लोप से। ग्राफ को घटाने के भी तीन रास्ते, कांस्टेंट स्लोप से, बढ़ते हुए स्लोप से, और घटते हुए स्लोप से। ये कांस्टेंट स्लोप का केस है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का केस है, और ये डिक्रीजिंग स्लोप का केस है। स्लोप 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 स्लोप, ये भी कांस्टेंट स्लोप का केस, इंक्रीजिंग स्लोप का केस, और ये डिक्रीजिंग स्लोप का केस। इसको फिर से मैं रिपीट करता हूं। आप कांस्टेंट स्लोप से देखो ग्राफ को बढ़ा भी सकते हो, आप कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ को घटा भी सकते हो। आप कांस्टेंट स्लोप, आप इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को बढ़ा भी सकते हो, आप इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को घटा भी सकते हो। आप डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को बढ़ा भी सकते हो, और डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को घटा भी सकते हो। ऐसा कतई भी नहीं होता है कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ भी कांस्टेंट रहे। देखो स्लोप तो कांस्टेंट था, बट ग्राफ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऐसा भी नहीं है कि अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ग्राफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। देखो बढ़ते हुए स्लोप से इस बार ग्राफ ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, और इस बार ग्राफ नीचे आ रहा है यानी घट रहा है। स्लोप बढ़ता हुआ है लेकिन ग्राफ नीचे आ रहा है यानी घट रहा है। सिमिलरली अगर स्लोप घटता हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ भी घटेगा। घटते हुए स्लोप से देखो ग्राफ घट रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन घटते हुए स्लोप से ग्राफ बढ़ भी तो रहा है, ऊपर भी तो जा रहा है। यानी स्लोप के बढ़ने और घटने से हम ये बिल्कुल भी नहीं मान लेंगे कि ग्राफ भी बढ़ना या घटना ही चाहिए। ग्राफ बढ़ भी सकता है तीन रास्तों से, आइदर विद कांस्टेंट स्लोप, और विद इंक्रीजिंग स्लोप, और विद डिक्रीजिंग स्लोप। और ग्राफ घट भी सकता है तीन रास्तों से, आइदर विद कांस्टेंट स्लोप, और विद इंक्रीजिंग स्लोप, और विद डिक्रीजिंग स्लोप। टोटल कितने तरह के ग्राफ हुए? 6 तरह, 7 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर। एक पहला वाला हो गया कांस्टेंट ग्राफ, और फिर तीन बढ़ते हुए ग्राफ, और तीन घटते हुए ग्राफ। क्या ये कंपलसरी है कि अगर स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ भी कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं। स्लोप कांस्टेंट है लेकिन ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ यहां बढ़ रहा है और यहां घट रहा है। क्या ये कंपलसरी है कि स्लोप बढ़ेगा तो ग्राफ भी बढ़ना ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्लोप बढ़ रहा है यहां तो ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन देखो यहां ग्राफ घट रहा है। क्या ये कंपलसरी है कि स्लोप घट रहा है तो ग्राफ घटना ही चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्लोप घट रहा है, ग्राफ भी घट रहा है, लेकिन स्लोप घट रहा है और ग्राफ बढ़ भी रहा है। तो अब इन चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। अब आपके मन में सबसे पहले बात आ रही होगी कि सर स्ट्रेट लाइन वाले को आप कांस्टेंट स्लोप मान रहे हो, और जब ग्राफ कर्व्ड हो जा रहा है तो आप बोल दे रहे हो कि स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप या तो बढ़ रहा है या तो स्लोप घट रहा है। तो बिल्कुल सही बात। अगर स्लोप कांस्टेंट होता है
तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और स्लोप अगर वेरिएबल है तो ग्राफ बनेगा कर्व। ठीक है ना? स्लोप अगर समय के साथ चेंज हो रहा है तो ग्राफ बनेगा कर्व, जैसा कि लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब उसका कारण समझते हैं। पहला केस उठाता हूं मैं। देखो, कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन। एक तरीका जुगाड़ बता दे रहा हूं। कांस्टेंट स्लोप, कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखेंगे आप तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कैसा स्लोप है उस ग्राफ का। कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अभी इसको प्रूव कर लेंगे। इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बेटा ये ऐसा होता है। ठीक है ना? ऊपर वाला चंद्रमा बोलते हैं हम लोग इसको। ऐसा चंद्रमा जिसका फेस ऊपर की तरफ है, या कर्व फेसिंग अपवर्ड, या कर्व ओपनिंग अपवर्ड। और डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है? डिक्रीजिंग स्लोप होता है कर्व फेसिंग डाउनवर्ड, या इसको हिंदी में कह सकते हो नीचे वाला चंद्रमा। कर्व फेसिंग डाउनवर्ड एंड कर्व फेसिंग अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन है कांस्टेंट स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप है मतलब ऊपर वाला चंद्रमा, कर्व इज फेसिंग अपवर्ड। और डिक्रीजिंग स्लोप है मतलब कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड। अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा बीच से काट दे रहा हूं। इसी को मैं बीच से काट दे रहा हूं। इसी को मैंने बीच से काट दी। जब यहां से काटा तो ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो देखिए बेटा ऐसा आया, और जो राइट वाला पार्ट है वो ऐसा आया। आप देखिए स्लोप कौन सा था? ये इंक्रीजिंग। कर्व इज फेसिंग अपवर्ड। आगे जाने पे ग्राफ नीचे आ रहा है। बढ़ते हुए स्लोप से ग्राफ घट रहा है। यहां पर देखिए स्टिल कर्व इज फेसिंग अपवर्ड। कर्व का फेस किधर है? किधर ओपन हो रहा है? कर्व इज फेसिंग अपवर्ड। तो इंक्रीजिंग स्लोप तो है, बट इस बार ग्राफ बढ़ रहा है। और यहां इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ घट रहा है, नीचे आ रहा है। यहां से बेटा बीच से आप इसको काटो तो देखो, लेफ्ट हाफ बनाएंगे पहले तो ऐसा बना। स्लोप घटता है बट ग्राफ बढ़ रहा है। और इसका सेकंड हाफ आप बनाओगे, स्लोप घटता हुआ है और ग्राफ भी घट रहा है। तो स्लोप का बढ़ना या घटना सिंपल तरीके से पहचानना हो अगर किसी भी पॉइंट पे, तो आप देख लो, अगर वहां पर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है। अगर वहां पर कर्व है तो अगर कर्व फेसिंग अपवर्ड है, चाहे ऐसा या ऐसा, देन इट इज इंक्रीजिंग स्लोप वाला केस। और कर्व फेसिंग डाउनवर्ड है, देखो कर्व नीचे की तरफ खुल रहा है, कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड, तो उस केस में स्लोप डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व हमेशा कर्व फेसिंग अपवर्ड होता है, और डिक्रीजिंग स्लोप का केस फेस हमेशा कर्व फेसिंग डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना? ये पहचानने के तरीके होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि कर्व फेसिंग अपवर्ड इंक्रीजिंग स्लोप है और कर्व फेसिंग डाउनवर्ड डिक्रीजिंग स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्लोप है? इसको समझ लेते हैं बारी बारी। पहले कांस्टेंट स्लोप का केस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट स्लोप। देखिए बच्चों, ये y और x के बीच का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया। एक पॉइंट x1 लिया, एक दूसरा पॉइंट x2 लिया, और एक तीसरा पॉइंट x3 लिया। और तीनों ही पॉइंट्स पर मैं स्लोप निकाल के देखूंगा कि स्लोप कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। पहले ही मैं बोल चुका हूं ना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं बेटा। x1 ये वाला पॉइंट है, तो यहां पर जो थीटा आया उसको मैंने थीटा 1 बोला। x2 ये वाला पॉइंट है, यहां पर जो स्लोप आया वो थीटा आया, वो थीटा 2 बोला मैंने। और x3 ये वाला पॉइंट है, यहां पर जो थीटा आया उसको मैंने थीटा 3 बोला। अब बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें पता है ना, पैरेलल लाइंस काट रही हैं एक लाइन को, तो यहां पर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3। बेटा तीनों एंगल सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सेम है। तो जब एंगल सेम है तो उनका, अगर थीटा सेम है तो tan θ1 इज ऑल्सो इक्वल टू tan θ2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू
tan थीटा 3। तो बेटा रे, किसी भी पॉइंट पे जो tan थीटा होता है वही तो ग्राफ का स्लोप होता है। स्टार्टिंग में देखा था ना, जो tan थीटा होता है वही तो ग्राफ का स्लोप होता है। यानी स्लोप एट पॉइंट x1 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट x2 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट x3। तीनों पॉइंट्स पे स्लोप सेम है। तो हम चाहे आगे जा रहे हैं चाहे पीछे जा रहे हैं, एक्स चेंज हो रहा है लेकिन स्लोप बदल नहीं रहा है। तो ये कैसा केस हुआ? ये कांस्टेंट स्लोप का केस हुआ। अगर ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन है यानी स्लोप अपना सेम है, स्लोप बदल नहीं रहा है यानी स्लोप इज कांस्टेंट। सिमिलरली ये देखो, कांस्टेंट स्लोप से मैंने ग्राफ को बढ़ाया है, मैं कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ को घटा भी तो सकता हूं। ये y और x के बीच का ग्राफ है, ठीक है। हम राइट कलर ही लेते हैं। ये एक पॉइंट ले लिया मैंने x1, ये एक दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने x2, और ये एक तीसरा पॉइंट ले लिया मैंने x3। मैं x1 पे स्लोप देख लूं, x2 पे स्लोप देख लूं और x3 पे स्लोप देख लूं। बेटा थीटा जो हम लोग लेते हैं राइट साइड से लेते हैं ना, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3। फिर से पैरेलल लाइंस काट रही हैं एक लाइन को, साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 3। तीनों एंगल सेम है। अगर थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 है, तो tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा 3। व्हाट डज इट मीन? कि स्लोप एट x1 इज इक्वल टू स्लोप एट x2 इज इक्वल टू स्लोप एट x3। तो स्ट्रेट लाइन चाहे बढ़ता हुआ ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन चाहे घटता हुआ ग्राफ हो, स्लोप क्या है? स्लोप सेम रह रहा है थ्रू आउट द ग्राफ। यानी स्लोप क्या है? कांस्टेंट। एक्स को आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो स्लोप क्या है? बराबर। आप x को बढ़ाते जाओ चाहे x को वापस घटाओ, स्लोप आपका हमेशा क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट है तो क्या ग्राफ भी कांस्टेंट रहना चाहिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ बढ़ भी सकता है, कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ घट भी सकता है। जब स्लोप जीरो होता है, जब ये थीटा जीरो हो जाएगा, तब ये बताओ ये वाली ग्राफ वाली लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, तब कांस्टेंट स्लोप होगा। यानी कांस्टेंट स्लोप में जब स्लोप की वैल्यू जीरो होगी तब जाकर ग्राफ कांस्टेंट होगा, जो हमने सबसे पहला केस बनाया है। पहले केस के अलावा 6 केसेस हैं जिसमें 3 बार हम ग्राफ को बढ़ा रहे हैं और 3 बार ग्राफ को घटा रहे हैं। 3 बार बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट स्लोप से, बढ़ते हुए स्लोप से और घटते हुए स्लोप से। 3 बार ग्राफ को घटा रहे हैं कांस्टेंट स्लोप से, बढ़ते हुए स्लोप से और घटते हुए स्लोप से। तो कांस्टेंट स्लोप आपको समझ में आ गया कि क्यों स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट स्लोप होता है। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है मतलब कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है। अब देखो, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर कर्व फेसिंग अपवर्ड हो, इसको दो हिस्सों में आप तोड़ लो, दो हिस्सों में, यहां से बीच से काटो। ये लेफ्ट वाला हिस्सा ऐसा है और राइट वाला हिस्सा, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये राइट वाला हिस्सा है। अब दोनों ही केस में देखो, कर्व इज फेसिंग अपवर्ड, कर्व इज फेसिंग अपवर्ड, कर्व इज फेसिंग अपवर्ड, कर्व इज फेसिंग अपवर्ड, ठीक है ना। तो कर्व जब ऊपर की तरफ उसका फेस होता है तब हम कहते हैं इंक्रीजिंग स्लोप है। ऊपर वाले चंद्रमा का पार्ट है ना, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। इंक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ से आगे जाने पे देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब घट रहा है, और इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए स्लोप से ग्राफ को घटा भी सकते हैं और ग्राफ को बढ़ा भी सकते हैं। बात समझ में आई? चलो लेते हैं, इस वाले को लेके समझा देता हूं कि स्लोप कैसे इंक्रीजिंग है। एक हिस्सा लेके समझा दे रहा हूं, उतना काफी है। ये मैंने y और x के बीच का ग्राफ बनाया। 3 अलग अलग पॉइंट्स लिए, x1, x2 और x3, और तीनों ही पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे? स्लोप निकाल के देखेंगे। बोलो बेटा।
इस पॉइंट पर जो एंगल हुआ ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा 1 हुआ। x2 पर ये एंगल थीटा 2 हो गया और x3 पर ये एंगल थीटा 3 हो गया। ग्राफ को बड़ी आसानी से आप देख के समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप एक्स में आगे जा रहे हो, इस एक्सिस पर जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो, देखो थीटा पहले छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, आगे जाओगे थीटा और बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप एक्स में आगे जाते जाओगे एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये सारे थीटा 0 से 90 के बीच में है। थीटा 0 से 90 के बीच में। मान लो ये कोई पॉइंट x4 होता तो वहां पर थीटा। स्लोप हम कैसे लेते हैं? यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका एंगल लेते हैं। टेंजेंट ड्रॉ किया। कर्व्ड ग्राफ में हमेशा याद रखना कि जैसे बेटा एक कर्व्ड ग्राफ है ना, इस पॉइंट पे स्लोप लेना है तो ग्राफ का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनाता है वही स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा। स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा। यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ग्राफ का टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है दैट इज, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका टेन थीटा ले लो, दैट गिव्स आवर स्लोप। ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करो जिस पॉइंट पर स्लोप पूछा है। मान लो इस पॉइंट पर स्लोप पूछा है, ग्राफ का टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के साथ थीटा ले लो। ठीक है ना? इट विल गिव अस आवर स्लोप। स्लोप क्या होता है? थीटा या टेन थीटा? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो आप लगातार देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एक्स में आगे जा रहे हैं हमारा थीटा 1 इज ग्रेट, उससे बड़ा थीटा 2 और उससे भी बड़ा थीटा 3। और सारे के सारे थीटा हैं बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में ही है ना सारा थीटा। तो 0 से 90 के बीच में अगर आप एंगल थीटा बढ़ाते हो तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। टेन थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा टेन थीटा 2 और उससे बड़ा हो जाएगा टेन थीटा 3। यानी मैं कह सकता हूं कि पॉइंट x1 पर जो स्लोप है s1 उससे बड़ा होगा पॉइंट x2 पर स्लोप s2 और उससे बड़ा है स्लोप s3। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर आगे जा रहे हो देखो आपका लगातार स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। ये मैंने इस वाले हाफ से, सेकंड हाफ से समझा दिया आपको। सेकंड हाफ वाला दिया है, फर्स्ट हाफ भी लोगे आप तो आप इजीली कर सकते हो। सेकंड हाफ एक पार्ट सफिशिएंट है ग्राफ को समझने के लिए। तो जब भी कर्व फेसिंग अपवर्ड रहेगा बच्चों तो हम क्या कहेंगे? ये इंक्रीजिंग स्लोप का केस है। अब जरा डिक्रीजिंग स्लोप का केस भी समझ लेते हैं। तो जो नीचे वाला चंद्रमा होता है बेटा वो डिक्रीजिंग स्लोप का केस होता है। देखो लेफ्ट पार्ट इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट वो ऐसा होगा। आप डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को बढ़ा रहे हो और देखो राइट वाला पार्ट देखो, आप डिक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ को घटा रहे हो। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब ग्राफ बढ़ रहा है और ग्राफ नीचे आ रहा है मतलब ग्राफ घट रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप कैसे पता चल रहा है? कर्व का जो फेस है वो नीचे की तरफ है। कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड। देखो कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों? इसका कोई भी एक पार्ट ड्रॉ करके हम लोग समझ लेते हैं। चलो मैं लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है बच्चों? ये पार्ट ले लिया। अब तीन अलग अलग पॉइंट्स लूंगा मैं, एक्स पर x1 x2 और x3, और इन पॉइंट्स पर स्लोप निकालूंगा। तो बेटा इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो इसका टेंजेंट ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल लिया थीटा 1। इस पॉइंट पर भी स्लोप चाहिए, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया और एंगल लिया थीटा 2। इस पॉइंट पर भी ग्राफ का स्लोप चाहिए, टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल लिया थीटा 3। अब देखो थीटा 1 से छोटा हुआ थीटा 2, उससे भी छोटा हुआ थीटा 3।
यानी जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हो आपका एंगल θ1 घटता जा रहा है। θ1 से छोटा θ2 और उससे भी छोटा θ3। यहां पर भी थीटा देखो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है और मिनिमम 0। यानी जो आपका थीटा है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है। आप चाहो तो इसको लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, हालांकि इक्वल टू नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है, इक्वल टू नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर tan थीटा घटेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी घटेगी। यानी इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, इसका मतलब tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ3। ठीक है, यानी स्लोप S1 इज ग्रेटर देन S2 इज ग्रेटर देन S3। बेटा रे देख तो जरा, एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, स्लोप S1 से घट के S2 से घट के S3। यानी व्हेन कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड, व्हेन कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड, उस समय हमारा स्लोप कैसा आ रहा है, लगातार घटता जा रहा है। एक्स एक्सिस पे आगे जाने से स्लोप घट रहा है। तुम कहोगे सर ग्राफ तो बढ़ रहा है, हाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ इज इंक्रीजिंग with decreasing slope. So it is case of decreasing slope. Decreasing slope. तो यहां पर अगर मैं समराइज करूं अपनी बातों को तो बताओ स्लोप क्या क्या रह सकता है। स्लोप कांस्टेंट रह सकता है। कांस्टेंट स्लोप मतलब कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये पहला केस। दूसरा केस स्लोप क्या हो सकता है, भाई स्लोप या तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज ही ना हो, या तो समय के साथ बढ़ेगा और या तो समय के साथ घटेगा। तीन ही चीजें तो पॉसिबल हैं, या तो स्लोप कांस्टेंट रहे, या वो बढ़े और या वो घटे। तो कांस्टेंट स्लोप यानी स्ट्रेट लाइन। दूसरा इंक्रीजिंग स्लोप हो, बढ़ता हुआ स्लोप हो। बढ़ता हुआ स्लोप मतलब कर्व फेसिंग अपवर्ड। और तीसरा केस घटता हुआ स्लोप। कैसा स्लोप हो, घटता हुआ स्लोप हो। घटता हुआ स्लोप मतलब कर्व इज फेसिंग डाउनवर्ड। जब कर्व का फेस नीचे की तरफ होता है तो डिक्रीजिंग स्लोप होता है, कर्व का फेस अपवर्ड होता है तो इंक्रीजिंग स्लोप होता है। तो अब बेसिक चीजें हम लोग सारी सीख गए। अगर नहीं कोई चीज ध्यान आ रही होगी, लेक्चर को पीछे कर लेना, रिवाइंड कर लेना और फिर से देख लेना वो पॉइंट, ठीक है। और अब यहां से हमें बस अब दो चीजों पे ध्यान देना है कि दुनिया का कोई भी ग्राफ बनाने को आ जाए, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी ग्राफ बनाने को आ जाए, फिजिक्स का कोई भी ग्राफ बनाने को आ जाए, हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। टोटल ग्राफ कितने तरह के होते हैं, 7 टाइप्स के, एक कांस्टेंट और बाकी 3 इंक्रीजिंग 3 डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बेसिक चीजें ग्राफ के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सीख ली हैं। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं, हम अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस में ग्राफ को बनाने की खुद से कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x plus 2, सॉरी y is equal to x plus 2। अब इतना तो पता है कि x की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे y बढ़ता जाएगा, यानी पहली चीज पता चल गई कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो ग्राफ के बढ़ने के कितने रास्ते, 3 रास्ते, आइदर विद कांस्टेंट स्लोप और विद इंक्रीजिंग स्लोप क्योंकि कर्व फेसिंग अपवर्ड है, और विद डिक्रीजिंग स्लोप। ग्राफ के बढ़ने के भी 3 रास्ते होते हैं और ग्राफ के घटने के भी 3 रास्ते। आप कांस्टेंट स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो, आप घटते हुए स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो, आप बढ़ते हुए स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ को बढ़ाने के भी 3 रास्ते होते हैं, ग्राफ को घटाने के भी 3 रास्ते होते हैं। हमारा ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो इन 3 में से किसी एक जैसा दिखेगा। चलो चेक करते हैं।
ग्राफ तो बढ़ता हुआ है। अब इसका स्लोप चेक कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकाला तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। बेटा 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप x बढ़ाओ या घटाओ, स्लोप जो है अपना, स्लोप विच इज dy बाई डी एक्स इज 1 विच इज अ कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू। तो ग्राफ अपना इंक्रीजिंग हुआ और स्लोप क्या हुआ, कांस्टेंट। स्लोप क्या हुआ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप से ग्राफ को बढ़ाना है। कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब लास्ट चीज ये देख लेनी है कि ग्राफ को स्टार्ट कहां से करना है। तो ग्राफ को हमेशा हम x बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं। ये x बराबर 0 वाला पॉइंट है, यहां पर y देख लो कितना आता है, और फिर x में आगे बढ़ते जाओ, ग्राफ को बनाते जाओ, अब ग्राफ को ड्रॉ करते जाओ। तो x बराबर 0 पर देखो, x बराबर 0 पुट करो मेन ग्राफ की इक्वेशन में। x बराबर 0 पुट किया आपने तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। y2 आ रहा है, यानी कुछ इतना होगा। और उसके बाद स्लोप कांस्टेंट और ग्राफ इंक्रीजिंग। कांस्टेंट स्लोप, और स्लोप कितना है, 1। पॉजिटिव स्लोप होता है कांस्टेंट तो ऐसा, और नेगेटिव स्लोप है देखो, ये पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में है। थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव स्लोप। और अगर ग्राफ कांस्टेंट स्लोप का ऐसा है डिक्रीजिंग वाला, तब थीटा देखो बेटा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 के बीच में है, तब ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट स्लोप से घटेगा, कांस्टेंट स्लोप से यहां बढ़ेगा। अपना पॉजिटिव स्लोप है ना, तो बढ़ता वाला ग्राफ है, यानी ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन। और नेगेटिव स्लोप होता है, टेन थीटा नेगेटिव होता, तो 0 से सॉरी पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तब ऐसा ग्राफ, यानी नीचे वाला स्ट्रेट लाइन। तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन यानी पॉजिटिव स्लोप, और नीचे वाला स्ट्रेट लाइन यानी नेगेटिव स्लोप। आपका ग्राफ बन गया, दिस इज y बराबर 2। ओके, नेक्स्ट वन, y बराबर x माइनस 4। फिर से देखो, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी ग्राफ आपका कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। अब ग्राफ को बढ़ाने के कितने रास्ते मैंने बताए थे, 3 रास्ते, कांस्टेंट स्लोप से भी, घटते हुए स्लोप से भी, और बढ़ते हुए स्लोप से भी। देखना है कि इसमें से कौन सा अपना है। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या देखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज वॉट, x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, कांस्टेंट स्लोप, स्लोप फिर से पॉजिटिव आया है, थोड़ा सा अलग होगा इस बार, y और x बराबर 0 पर अपनी मेन इक्वेशन क्या है, मेन इक्वेशन है y बराबर x माइनस 4। तो x बराबर 0 पुट करने पर, क्योंकि ग्राफ को मुझे यहां से स्टार्ट करना है, तो x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर कितना आ रहा है, -4। y बराबर कितना आ रहा है, -4। तो -4 तो कहीं यहां पर होगा ना, वो ऊपर प्लस y और नीचे -y। और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है, यानी ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन या नीचे वाला स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर। बेटा x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाऊंगा y भी बढ़ेगा, यानी ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ। अब इसका स्लोप देख लो तुरंत, तो स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बोलो बेटा, जो स्लोप है, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्लोप भी बढ़ेगा, यानी स्लोप इंक्रीजिंग। तो ग्राफ को बढ़ाना है विद बढ़ता हुआ स्लोप। ग्राफ को बढ़ाने के 3 रास्ते, कांस्टेंट स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप या इंक्रीजिंग स्लोप। ये वाला रास्ता सही है, बिल्कुल। तो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, y एक्सेस, x एक्सेस। जल्दी से बोलो, ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा बच्चों, x बराबर 0 पर y कितना आ रहा है, 0।
यानी x बराबर जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो y भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और इंक्रीजिंग स्लोप से ग्राफ बढ़ता रहेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ग्राफ देखना है और ग्राफ की स्लोप देखनी है। यानी ग्राफ की इक्वेशन पता हो कि ग्राफ बढ़ता हुआ है या घटता हुआ, और उसका स्लोप पता हो कि स्लोप बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है या कांस्टेंट है। ग्राफ या तो बढ़ेगा या घटेगा, और स्लोप या तो कांस्टेंट रहेगा, या बढ़ता हुआ स्लोप रहेगा, या घटता हुआ स्लोप रहेगा। ओके, फिर से उसी बात को बता रहा हूं। ग्राफ को बढ़ाने के तीन रास्ते होते हैं बच्चों। कांस्टेंट स्लोप से आप ग्राफ को बढ़ा सकते हो, ये कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है ना। आप बढ़ते हुए स्लोप से ग्राफ को बढ़ा सकते हो, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। आप घटते हुए स्लोप से भी ग्राफ को बढ़ा सकते हो। देखो तीनों केस में आप आगे जा रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी ग्राफ तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन तीन रास्तों से। कांस्टेंट स्लोप से, कर्व फेसिंग अपवर्ड यानी इंक्रीजिंग स्लोप से, कर्व फेसिंग डाउनवर्ड यानी डिक्रीजिंग स्लोप से। ग्राफ को बढ़ाने के भी तीन रास्ते हैं, और ग्राफ को घटाने के भी तीन रास्ते हैं। आप कांस्टेंट स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो, ये कांस्टेंट स्लोप हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। जब नेगेटिव कांस्टेंट होता है तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन, और जब पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन। आप घटते हुए स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो, क्योंकि कर्व फेसिंग डाउनवर्ड है तो घटता हुआ स्लोप। आप बढ़ते हुए स्लोप से भी ग्राफ को घटा सकते हो। तीनों ही केस में जब एक्स एक्सिस में आप आगे जा रहे हो तो वाई नीचे आ रहा है, यानी ग्राफ तो घटता हुआ ही है। तो ग्राफ को जैसे बढ़ाने के तीन रास्ते थे, उसी तरह ग्राफ को घटाने के भी तीन रास्ते हैं। अब ग्राफ की इक्वेशन देखो कि ग्राफ बढ़ता हुआ है या घटता हुआ, और उसके स्लोप की इक्वेशन देखो कि स्लोप कांस्टेंट है, बढ़ता हुआ है या घटता हुआ। इन्हीं छह में से कोई एक ग्राफ बनेगा। और सातवां कौन सा होता है, जब स्लोप 0 हो जाए तब ग्राफ कैसा बन जाता है बेटा, उस केस में ग्राफ ऐसा बन जाता है। इसी में दुनिया के सारे ग्राफ समाहित है। y बराबर एक्स स्क्वायर बनाया था ना, अब दूसरा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे -3 और -2 में -3 छोटा होता है। ये बेसिक चीजें हैं। तो बोलो, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ना मतलब घटना, यानी y घटेगा। तो ग्राफ तो डिक्रीजिंग है। अब तुरंत इसका स्लोप चेक करो बेटा। स्लोप मैंने निकाल के देखा तो स्लोप आया dy/dx, विच इज माइनस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। dy/dx कर लिया, तो स्लोप है अपना -2x, यानी x पे डिपेंड कर रहा है। x चेंज होगा तो स्लोप भी चेंज होगा, यानी स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, वेरिएबल है। अब बोलो, x बढ़ाओगे आप तो 2x बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ना मतलब घटना, यानी स्लोप भी डिक्रीजिंग है। तो बेटा ग्राफ भी डिक्रीजिंग, स्लोप भी डिक्रीजिंग। ग्राफ को घटाना है, घटाने के कितने रास्ते, तीन रास्ते। या तो घटते हुए स्लोप से, या कांस्टेंट स्लोप से, या बढ़ते हुए स्लोप से। अपना घटता हुआ स्लोप है, यानी इस तरह का कर्व दिखेगा। अब देख लो कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, देखते हैं। यहां पर x की आप पॉजिटिव वैल्यू रखो या नेगेटिव वैल्यू रखो, y हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। x बराबर 0 पे, क्योंकि मैं ग्राफ यहीं से स्टार्ट करूंगा, x बराबर 0 से, तो x बराबर 0 पे y बराबर 0, y बराबर 0। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ घटेगा। घटने के तीन रास्ते थे, कांस्टेंट स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। अपना स्लोप कौन सा है, डिक्रीजिंग स्लोप। कौन सा सही है, कर्व फेसिंग डाउनवर्ड, कर्व फेसिंग डाउनवर्ड। तो अगर चाहो तो केवल सही वाला बनाओ कि ग्राफ ऐसा बनेगा, y बराबर -x स्क्वायर।
y बराबर 1/x। ठीक है, y बराबर 1/x। अच्छा, एक काम मैं कर रहा हूं, मैं x की नेगेटिव साइड का नहीं बना रहा हूं, केवल पॉजिटिव साइड का ही बना रहा हूं। केमिस्ट्री में अपना केवल पॉजिटिव साइड से ही काम चल जाता है। फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी आपको नेगेटिव साइड की भी, तो वैसे ही बना दोगे। ठीक है ना? बताओ, x की वैल्यू बढ़ाओगे, ग्राफ में आप आगे जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ाओगे, y देखो घटेगा, बिकॉज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सो एज द वैल्यू ऑफ x विल इंक्रीज, y विल डिक्रीज। तो ग्राफ तो अपना क्या हो गया? डिक्रीजिंग। अब ग्राफ को घटाने के तीन रास्ते थे ना, कांस्टेंट स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप। हम लोग क्या करेंगे? स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx। बेटा रे, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। मैं मान के इतना चल रहा हूं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, यानी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आपने पढ़ रखे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। यानी स्लोप आपका आया -1/x²। तो बेटा, x बढ़ाओगे तो 1/x² घटेगा। नेगेटिव में घटना मतलब बढ़ना, यानी स्लोप आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग। देख तो बेटा, ग्राफ घटता हुआ है विद बढ़ता हुआ स्लोप, तो ग्राफ को घटाना है बढ़ते हुए स्लोप के साथ, ग्राफ को घटाना है विद कर्व फेसिंग अपवर्ड। y एक्सिस, x एक्सिस। बोलो, जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 पे तो y इनफाइनाइट। तो जब x 0 होने होने वाला है, ध्यान दो, जब x 0 होने होने वाला है उस समय y इनफाइनाइट पहुंचने पहुंचने वाला है। यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाओगे x बढ़ेगा, y घटेगा। ग्राफ को घटाना है कैसे? स्लोप के साथ, बढ़ते हुए स्लोप के साथ। तो बताओ, ये वाला सही है, ये वाला सही है, या ये वाला सही है? बढ़ता हुआ स्लोप सही है ना, यानी कर्व फेसिंग अपवर्ड। ग्राफ तो घटा है, तीनों ही केस में नीचे आया है, बट विद बढ़ता हुआ स्लोप, क्योंकि अपना स्लोप बढ़ता हुआ है तो केवल सही वाला ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लोप। इसको और क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो y बराबर 1/x का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। आप कोई भी ग्राफ बनाना चाहोगे, इन्हीं सात में से कोई एक मिलेगा, और सात में भी क्या, मेनली जो छह हैं, तीन इंक्रीजिंग तीन डिक्रीजिंग, इन्हीं में से कोई ना कोई एक मिलेगा। केमिस्ट्री की अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया, आज का लेक्चर आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया, रिवाइंड करके फिर से देखो। नहीं समझ में तब भी आया, फिर से देखो। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहो, क्योंकि अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, बहुत मैथमेटिकल वे में नहीं बताया है। तो अगर कोशिश करोगे तो सभी नीट के बच्चे इसको समझ सकते हैं। y बराबर, या p बराबर, क्या चल रहा है? नहीं आया, वो गर्म हो रहा। p बराबर, ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। p बराबर k/v²। p बराबर k/v², वेर p इज सपोज प्रेशर एंड v इज वॉल्यूम। p कोई है प्रेशर ऑफ गैस, v है वॉल्यूम ऑफ गैस, और p वर्सेस v का ग्राफ बनाना है अपने को, जहां पर इक्वेशन दे रखी है p बराबर k/v²। बेटा, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, यानी ग्राफ घटता हुआ है। पीवी ग्राफ बनाना है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है, घटता हुआ ग्राफ है। अब तुरंत इसका स्लोप देख लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? dy बाय, सॉरी, जैसे
मुझे पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो डी वाई वाई एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डीपी बाई डीवी। पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डीपी बाई डीवी। सो स्लोप इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी। प्रेशर को डिफरेंशिएट करो बेटा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, के बाहर आ जाएगा और 1/v² का डिफरेंशिएशन -2/v³, यानी -2k/v³। ये आ गया अपना स्लोप। अब जल्दी से बताओ, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल, यानी स्लोप बदल रहा है, यानी कर्व्ड ग्राफ है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 2k/v³ घटेगा, नेगेटिव में घटना मतलब बढ़ना, यानी स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। अगेन ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लोप, सो द ग्राफ विल बी लाइक, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जब वॉल्यूम जीरो होने होने वाला है उस समय प्रेशर इनफाइनाइट पहुंचने पहुंचने वाला है। देखना बेटा, जिस समय वॉल्यूम जीरो होने होने वाला है उस समय प्रेशर इनफाइनाइट पहुंचने पहुंचने वाला है, और वहां से ग्राफ यहां शुरू होगा और ग्राफ घटेगा विद बढ़ता हुआ स्लोप, यानी कर्व फेसिंग अपवर्ड, अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऑफ ग्राफ। सपोज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस पे ग्राफ बनाना है। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया। तो हम जल्दी से लिख लेंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, k/v। तो बोलो, आगे जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, यानी ग्राफ कैसा है, घटता हुआ ग्राफ है। अब क्या देख लें उसका स्लोप, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होगा बेटा, डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी। के को बाहर निकालो, 1/v का डिफरेंशिएशन इज -1/v²। स्लोप आ गया आपका -k/v²। वॉल्यूम बढ़ेगा, आगे जाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा ना, हमेशा आगे जाया करो जब ग्राफ चेक करना हो और उसका स्लोप चेक करना हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। वॉल्यूम बढ़ाओगे k/v² घटेगा, नेगेटिव में घटना मतलब बढ़ना, यानी कैसा स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, यानी ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग स्लोप। जब वॉल्यूम जीरो होने वाला है, जिसमें वॉल्यूम जीरो होने वाला है उस समय प्रेशर इनफाइनाइट पहुंचने वाला है, इनफाइनाइट पहुंचने वाला है ऊपर, और फिर इंक्रीजिंग स्लोप के साथ ग्राफ को घटा देना है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। अच्छा, पीवी बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है, पीवी बराबर कांस्टेंट दिया हुआ है और बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉग पी वर्सेस लॉग वी। अगर आपने लॉगरिथम वाला भी लेक्चर अटेंड किया है तब ये ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हो। पूछो कैसे, देखो ऐसे, मुझे पीवी बराबर कांस्टेंट पता है, पी इंटू वी बराबर कांस्टेंट, बट मुझे ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में नहीं बनाना है कि पी बराबर k/v कर दो, मुझे ग्राफ बनाना है लॉग ऑफ प्रेशर वर्सेस लॉग ऑफ वॉल्यूम, यानी ये वाला ग्राफ बनाना है बेटा, लॉग पी वर्सेस लॉग वी, ये ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमने ले लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ पीवी इज इक्वल टू लॉग के, बोलिए बेटा, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, सो लॉग पी प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग के। यहां से बेटा लॉग पी बराबर क्या आ जाएगा, लॉग पी बराबर आ जाएगा माइनस लॉग बी प्लस लॉग के। आप देखो आपकी वाई एक्सिस की जगह पे क्या है, ध्यान से देखो, आपकी वाई एक्सिस की जगह पर क्या है, लॉग ऑफ पी है, और आपकी एक्स एक्सिस की जगह पर क्या है, लॉग ऑफ वी है। ये तो मुझे लग रहा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप m क्या है, -1। स्लोप क्या है देखो, m बराबर -1, ठीक है, -1, -1 कांस्टेंट स्लोप, बट ऊपर वाला या नीचे वाला पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव होता है तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन। अब देखो ग्राफ को स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है, यहां से करना है। तो लॉग वी जिस समय 0 होगा, बताओ लॉग वी को 0 कर दें तो लॉग पी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग के आ जाएगा। लॉग पी बराबर क्या आ जाएगा, लॉग के आ जाएगा। तो लॉग के मान लिया इतना होगा, दिस इज लॉग ऑफ के। और उसके बाद -1 है स्लोप, यानी ग्राफ ऐसा। बात समझ में आ गई, लॉग पी वर्सेस लॉग वी ग्राफ ऐसा बनेगा। किसी ने इसी में बोल दिया कि आप लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ 1/v ग्राफ बनाइए, तब मैं कहूंगा ये भी बन जाएगा भाई, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ 1/v ग्राफ बनाना है। अगर हम लॉग पी वर्सेस लॉग v ग्राफ बना सकते हैं तो लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ 1/v ग्राफ भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमें मेन इक्वेशन क्या दी थी उस पर जाते हैं। मेन इक्वेशन हमें दी थी कि पीवी बराबर कांस्टेंट, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स व्हाट डू वी गेट, लॉग ऑफ पीवी इज इक्वल टू लॉग के। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग पी लॉग ए इंटू बी बराबर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग पी इंटू बी बराबर क्या होगा, लॉग पी प्लस लॉग बी बराबर लॉग के। अब बोलो लॉग पी और log v को आप क्या लिख सकते हो, log की प्रॉपर्टी यूज करो, इसको लिख सकते हो आप माइनस लॉग ऑफ 1/v, और बराबर में क्या है, log a। log वाला जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उन्हें पता है कि log a को हम -1 log 1/a लिख सकते हैं, यानी log v को माइनस log 1/v बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। अब इसको उधर ले जाओ, सो log p इज इक्वल टू प्लस log 1/v और प्लस log k। आप देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ, जहां पर एम एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है ये, और एम कुछ नहीं मतलब +1। लॉग 1/v किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 से। तो +1 यानी ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन या नीचे वाला स्ट्रेट लाइन, 1 है यानी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, और प्लस है तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन, माइनस होता तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन। बताओ जिस समय log 1/v 0 है, ग्राफ को बनाना भी तो है, यहां से शुरू करना है। जिस समय log 1/v 0 है तो log 1/v को 0 करो बेटा, log p बराबर देखो, ऊपर है ना log p बराबर क्या आ रहा है, log k, कुछ log k, और उसके बाद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, ठीक है ना। मान लो किसी ने बोल दिया कि चार्ल्स लॉ के लिए बोल दिया किसी ने चार्ल्स लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर आप लॉग ऑफ डेंसिटी वर्सेस लॉग ऑफ टेम्परेचर कर्व ड्रॉ करिए, ठीक है ना। दो अलग अलग प्रेशर्स पर, थोड़ा सा डिफिकल्ट करें क्या इसको, दो अलग अलग प्रेशर्स पर, ठीक है ना, P1 एंड P2 सच दैट P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है बेटा। गैसियस स्टेट का सवाल है जिसकी मदद कोई नहीं करता, उसकी मदद कौन करता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के दो फॉर्म्स हम जानते हैं, दो रूप जानते हैं, या तो PV इज इक्वल टू एनआरटी या PM इज इक्वल टू DRT। यहां पर चूंकि डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में बनाना है ग्राफ, यानी हमें कौन सी इक्वेशन की मदद लेनी है, PM इज इक्वल टू DRT। So we'll take the help of this form of ideal gas equation, PM is equal to DRT। चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाना है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर, और दो अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी दो ग्राफ बनाने हैं, एक ही में दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं।
ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। बेटा सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो। प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में, गैस का मोलर मास भी कांस्टेंट, और आर तो होता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी पीएम बाई आर इज इक्वल टू डी टी। और पीएम बाई आर पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मुझे डेंसिटी और टेम्परेचर में लॉग ऑफ डेंसिटी एंड लॉग ऑफ टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाना है। सो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट, लॉग ऑफ डेंसिटी प्लस लॉग ऑफ टेम्परेचर बराबर लॉग के, जहां पर के क्या है, के क्या है, के है पीएम बाय आर टी। ठीक है ना। सो वी गेट लॉग ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, लॉग टी को इधर ले जाइए, माइनस लॉग टी प्लस लॉग ऑफ के, वेर के इज व्हाट, पीएम बाई आर। ठीक है ना। देखो बच्चों, ये अपनी वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस दिख रही है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो लॉग ऑफ प्रेशर, सॉरी, लॉग ऑफ डेंसिटी वर्सेस लॉग ऑफ टेम्परेचर, लॉग ऑफ डेंसिटी वर्सेस लॉग ऑफ टेम्परेचर। जब मैं गैसियस स्टेट पढ़ाऊंगा तो ऐसे ग्राफ काफी सारे बनाएंगे हम लोग। ये अपनी y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जहां पर स्लोप क्या है, -1। तो कांस्टेंट स्लोप है और नेगेटिव स्लोप है, तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन या नीचे वाला स्ट्रेट लाइन, नीचे वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्राफ। अब बोलो, ग्राफ शुरू करते हैं। लॉग टी जब 0 है यहां पर, तो जब log t को 0 कर दिया हमने, तो log d बराबर क्या आ रहा है, log के, log के। दो अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर P1 और P2 पर इस टर्म की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी दो अलग अलग इंटरसेप्ट्स आएंगे। जब प्रेशर बड़ा होगा तो पीएम बाई आर भी बड़ा होगा, लॉग ऑफ पीएम बाई आर भी बड़ा होगा, इंटरसेप्ट भी बड़ा होगा। तो जो दो ग्राफ पैरेलल ग्राफ बने, दोनों का स्लोप क्या है, -1। ठीक है ना, दोनों का स्लोप है -1, तो दो पैरेलल ग्राफ बने और इंटरसेप्ट अलग है, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका ये इंटरसेप्ट सी ज्यादा। तो ऊपर वाले का इंटरसेप्ट ज्यादा है, यानी इसका प्रेशर ज्यादा है। दिस इज P2 एंड दिस इज P1। P2 ज्यादा था ना। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, प्लीज इसे रिवाइंड करके दोबारा देखें, क्योंकि अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री की ग्राफ रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक बार में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ से रिलेटेड, वेदर इट इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स पार्ट और फ्रॉम द गैसियस स्टेट पार्ट और फ्रॉम द इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, any part, and not only the portions of chemistry, but this lecture will be quite helpful when you'll be drawing the graphs in physics. तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ अगर फिजिक्स के भी ग्राफ बनाने में परेशानी आती है और ग्राफ के पोर्शन पे आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट करना चाहते हो, देन दिस लेक्चर कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो आई होप आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और मेहनत से इसको सीखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।